नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशीपूर्वक से होंगे। तो चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने इस एपिसोड का 1 से लेकर के 4 तक आपने देख लिया है। इसमें आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी अब बढ़ रही है पार्ट 5 की तरफ, यानी आज का पार्ट अंतिम पार्ट है। तो चलें फिर इस सफ़र पर। आप लोग तैयार हैं ना मेरे साथ में? मालूम है आप लोग मेरे साथ ही हो। तो चलिए अब इस सफ़र का निकल चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। ये जो कहानी मेरे साथ में चल रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं अपना आंख बंद करके सोचता तो मुझे लगता था कि मैं एक भयानक सा और अजीब सा ख्वाब देख रहा हूँ। जब मेरी नींद खुलेगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे कोई डर, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होगी। ये ज़रूर मैं सपने के अंदर हूँ। लेकिन अगले पल जब आँख खुलती ना तो मैं घबरा जाता। मैं तो उस फार्म हाउस में था, मैडम के कमरे में। मैडम मेरे बगल में लेटी हुई और मेरा नींद तो ना जाने कब का खुल गई थी। मैं अपनी आंखों से उस कमरे का छत को निहार रहा था और यही सोच रहा था कि अब क्या होगा मेरा। क्या मैं इस जगह से सही सलामत निकल पाऊंगा या फिर इसी जगह पर मेरी मौत आ जाएगी। जैसा उस नई आत्मा ने कहा था कि तुम आशीष इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए कठिनाई हो सकती है। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था। मैं सोचता बहुत, लेकिन आखिरकार उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। मुझे लगता है कि वो लड़की जो आत्मा है वो मुझे झूठ बोल रही है। मेरी मैडम जो है वो सही है। मैडम का मेरे ऊपर विश्वास था। मैं भी मैडम पर उतना ही विश्वास करता था। तो मैं अब पलंग पर लेटे लेटे अब एक तरह से ऊब गया था। मैं मैडम को देख रहा था, मैडम कब उठेगी कब उठेगी। अब मैं घड़ी देखा तो शाम के 8 बज रहे थे। मतलब कुछ ही घंटा रह गया है वो पूजा पाठ स्टार्ट करने में। और मैं भी चाहता था कि वो पूजा पाठ जल्दी से ख़त्म हो और मेरा यहाँ से रोल ख़त्म हो जाए। मैं इस जगह से अपने दोस्त के पास पहुँचूँ और फिर मैं अपने गांव। यही सब मैं सोच रहा था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि उस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है। लेकिन तीसरा कहाँ पर है वो मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कभी कभी उस जगह पर किसी के चलने का आवाज़ सुनाई पड़ती थी और जब मैं गौर से देखता ना तो ऐसा आवाज़ तो आती लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मैं समझ गया था कि वो जो भी है वो नई आत्मा है। ऐसा ही करती है वो, जब उसका दिल चाहे तो दिखाई देती है, नहीं तो गायब ही रहती है। और तब तक मैडम जी का नींद खुल गया और सीधा घड़ी देखते हुए कहने लगी, अरे आज तो काफ़ी देर तक हम सोते रह गए। आशीष, तुम फ्रेश हो जाओ और मैं भी फ्रेश होने जा रही हूँ। इसके बाद हम पूजा पाठ की तैयारी में लगेंगे। मैं समझ गया था उनका इशारा कि अब जल्दी से जल्दी अब ये काम ख़त्म करना चाहती है। और इसके बाद मैं कमरे से बाहर निकलने की जा रहा था और तभी मैडम ने आवाज़ दिया, नहीं नहीं, इस कमरे से बाहर मत निकलना, इसी बाथरूम का उपयोग करो और आपको जब तक मैं ना कहूँ मेरे साथ ही रहना है। अकेले तो कभी होना भी नहीं है। मैं जब मैडम की बात सुना ना तो डर का एहसास हुआ कि अब मेरे पर क्या होने वाला है। मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैडम का निर्देश तो पालन करना ही था। और उसके बाद मैडम का बाथरूम का इस्तेमाल किया, नहा धो कर फ्रेश हो गया था और तब जा कर के मैडम गई थी। अब इसके बाद फ्रेश होकर निकली तो मैं एक पल उनको देखता ही रह गया था। गीले बाल सुखा रही थी और मैं वो दृश्य देख करके अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा था। वाकई आज
मैडम जो है बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैडम अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए कहने लगी कि आशीष, मेरे पर नज़र मत रखो, जो काम है अब उस पर तुम्हें ध्यान देना है। अपना मन को बिल्कुल हल्का रखो, उस पर कोई बोझ मत आने दो। मन तुम्हारा बिल्कुल आज साफ होना चाहिए। आज जो पूजा है ना, वो हमारा किस्मत बदल भी सकता है और किस्मत को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैं आशीष कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल रखो। तुम ऐसी वैसी बात अपने दिमाग में मत बिठाओ। मैं कई पल तो मैडम की तरफ देखता ही रह गया, हैरानी से। अब मैडम अब आदमकद आईने के सामने में अपने आप को श्रृंगार कर रही थी। अब फिर मैं उसी पलंग पर चुपचाप बैठ गया। मैं जानता था कि आज एक बहुत बड़ी पूजा करने वाली है। पहले तो वो जो नई आत्मा है उसको वो उसकी जगह पहुंचाएगी। इसके बाद मेरे शरीर में जो आत्मा लड़की है जिसको मैंने एक बार देखा था, वो तो मैडम से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब मेरा जो ध्यान था फिर भटकने लगा था, लेकिन मैं अपने मन को शांत करने लगा। वही अब टाइम जो था, घड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। 9 बजा, 9:30 बजा, फिर 10 बजने वाला था। और तभी मैडम पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। अपना पहले वाला ड्रेस, काला चोगा और गले में कई तरह का माला और उंगलियों में कई तरह का अंगूठियाँ उन्होंने धारण कर लिया था। ये रूप देख करके अब मुझे थोड़ा मैडम से डर लगने लगा था। मैडम जब ये काले कपड़ा पहनती थी ना, इस तरह का रूप बनाती थी, तो मुझे शुरू से थोड़ा अजीब महसूस होता था। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मुझे डर लग रहा था, जैसे मेरी अंतरात्मा कह रही हो कि आशीष, आज तेरी आखिरी रात है, आज तू बच नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपने दिमाग में इस ख्याल को झटक देता था, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करता कि नहीं, मैडम मुझे जी जान से चाहती हैं और ऐसा वो मेरे साथ में होने नहीं देंगी। मेरी सुरक्षा का उनको पल पल परवाह है, और तभी तो उन्होंने सारा दिन अपने पास ही रखा। अब फिर मैडम अपना जो साजो सामान था उसको अब खोल खोल कर देखने लगी कि क्या किसमें है, क्योंकि पूजा में सबकी ज़रूरत थी। अब मेरी भी मदद लेने लगी। मैं सारा पैकेट खोल कर दिखाता कि मैडम देखिए, इसमें ये चीज़ है, मैडम इसमें ये चीज़ है। इसके बाद 10:15 बज चुका था। अब मैडम अभी भी इसी कमरे में थी, ना जाने किसका इंतज़ार कर रही थी। अब शायद टाइम बीतता जा रहा था। मैं मैडम से पूछने वाला था कि मैडम, अब तो रात काफ़ी हो रही, आप अपना पूजा पाठ तो स्टार्ट कीजिए। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो बार बार कमरे में इधर से उधर घूम रही थी, हाथ पीछे बांध करके। और उनके चेहरे पर आज मुस्कान नहीं, एक डर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। बहुत ही शांत थी। बार बार इधर से उधर जाती, कभी मेरी तरफ देख लेती, लेकिन मुस्कान कभी चेहरे पर नहीं आ रही थी। ना जाने क्या सोच रही थी, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। मुझे लग रहा था कि दिमाग जो मेरा कह रहा है ना, वाकई आज खतरा है। और तभी तो मैडम इतनी चुपचाप है। धीरे धीरे करके अब रात का 12 बज गया था। मैं तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि ये जो कुछ खेल है जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं और सुबह अपने दोस्त के पास पहुंचूं। इसके बाद पैसा वैसा ले करके मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊं और वहां पर मैं अपनी दोनों बहनें की शादी धूमधाम से करूं। अब मेरा तो प्लान यही था, लेकिन अब मेरे साथ में या मैडम के साथ में क्या होने वाला था वो तो मुझे मालूम नहीं है। आखिरकार घड़ी ने रात को 12 बजा दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आधी रात हो चुकी है। मैडम अब मुझे इशारा किया, बोला नहीं। अब बोली, ये सारे पैकेट उठाओ, और वो भी कुछ पैकेट उठा करके वो साधना जब हम साधना घर के अंदर पहुँचे ना, तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। अब जल्दी जल्दी जैसे जैसे मैडम कह रही थी कि फलाना सामान यहाँ लगाओ, ये दीपक यहाँ लगाओ, ये सामान वहाँ रखो, मैं
करते जा रहा था। आखिरकार 10-15 मिनट के अंदर में वो पूजा स्थल तैयार हो चुका था। मैडम अब मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उनकी आंखों में देख करके एक डर सा महसूस हुआ। मुझे इस तरह से वो पूजा घर में क्यों देख रही थी, उनका मतलब क्या था। और तभी वो शांत लहजे में कहने लगी, आशीष, ये पूजा तुम्हारे शरीर से स्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने सुना ना, तो मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे कि हे भगवान, ये मेरे साथ में क्या होगा। तब मुझे ध्यान आया कि अरे, मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है और वो शायद आत्मा को अब बाहर निकालेगी, और इसलिए वो मेरे शरीर से पूजा करना चाहती है, आत्मा को निकालना चाहती है। और मैं ना चाहते हुए भी वो काम करने को तैयार हो गया था। फिर मैडम बोली कि आशीष, इस जगह पर तुम लेट जाओ। मैं मैडम का कहे हुए अनुसार काम कर रहा था। लेटते ही अब कहने लगे कि आशीष, अपनी आंख बंद कर लो और दिमाग को बिल्कुल हल्का रखो, जैसे तुम नींद में जा रहे हो, नींद के अंदर तुम कोई ख्वाब में जा रहे हो, ऐसा तुम अपने आप को महसूस करो। मैं अपने काम कर रहा था। उन्होंने बोला लेट जाओ, मैं लेट गया। दिमाग शांत कर लो, दिमाग शांत कर लिया। और मैं एहसास कर रहा था आंखें बंद किए हुए कि अब मेरे साथ में क्या होगा। मैडम अपने काम में लगी हुई थी। अब मुझे घबराहट हो रही थी। अचानक मैडम कहने लगी कि आशीष, आपको नींद आ रहा क्या। मैं सर हिलाना चाहा, लेकिन सर मेरा हिला नहीं। मैं बोलना चाहता था कि नहीं मैडम, मुझे नींद नहीं आ रही। और तभी लगा कि मैं गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। मैं एक अंधेरी कुआं में समाता जा रहा हूँ। और अचानक मैं अपना होशो हवास खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं जागा। और जागते ही मैंने देखा, सब कुछ मैं जल्दी जल्दी याद किया। मैं देख रहा हूँ कि मैडम एक जगह पर गिरी पड़ी है और उनका चेहरा बुरी तरह से लहूलुहान हुआ पड़ा है। जगह जगह शरीर पर नाखूनों का खरोच है। अब पूजा स्थली एक तरह से बर्बाद हो चुका है। मैं जैसे ही ये सब चीज़ देखा, दृश्य देखा, मैं तो कांप गया था कि मैडम को क्या हुआ, मैडम पर किसने हमला किया। मैं खौफ में भर चुका था और जल्दी से उठा और मैडम को जैसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैडम को होश नहीं आ रहा था। मैं नब्ज देख रहा था कि नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैडम जिंदा है लेकिन बेहोश है। तो इस जगह पर हुआ क्या है? क्या वो मेरी शरीर की आत्मा बाहर निकलते ही मैडम के ऊपर में हमला कर दिया? मैं बहुत ज़्यादा खौफ में था। दिल रोने को कर रहा था कि मैं किस लफड़े में फंस चुका हूँ। और एक बार मैडम का चेहरा लहूलुहान देखता तो मुझे और अपने आप पर गुस्सा आने लगता कि मैं इस जगह पर आया क्यों। अगर मुझे पैसे की लालच नहीं होती तो मैं इस जगह पर आता भी नहीं। लेकिन अब मैडम की हालत मुझे नाजुक दिख रही थी। वो एकदम शांत पड़ी हुई थी, बस धड़कन सी चल रही थी। और मैडम को मैं जगाने का भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम बिल्कुल होश में नहीं आ रही थी। मैं घबरा गया था। मैं जल्दी से उस जगह से और मैडम के कमरे में गया, वहाँ से पानी लेके आया, पानी का छींटा मारने लगा, लेकिन छींटा का असर मैडम पर नहीं हो रहा था। और तब मुझे और घबराहट हो गई। मैं उस कमरे में ध्यान से देखने लगा और तब मुझे वहाँ पर कुछ अलग चीज़ आज दिखाई दिया। मैं देखा कि उस पूजा रूम में जगह जगह पर किसी का हाथों का निशान, वो भी खून से लगा हुआ था। मतलब यहाँ कुछ तांडव जरूर हुआ है, वो भी कुछ बड़ा। अब मैडम के साथ, तभी तो मैडम अब बेहोश हुई पड़ी है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि इस वक्त में मुझे करना क्या चाहिए,
क्या करूं मैं। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैडम को अपने हाथों में उठा लिया और सीधा मैडम के कमरे में ले आया। मैडम को मैं चेहरा साफ करने लगा। जो खून उनके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहा था, तब मैंने देखा कि जैसे कोई नाखून से उनके चेहरे को नोचने की कोशिश की हो। उनको जो सुंदर बाहें थी, गोरी बाहें, उन पर भी कई ऐसे ही निशान मुझे दिख रहे थे। मतलब वही आत्मा लड़की जो मेरे शरीर के अंदर में थी, वो शायद मैडम से ज़्यादा शक्तिशाली थी और मैडम पर उसने हमला कर दिया। वो मैडम के काबू में नहीं आई। मुझे तो यही अंदाज़ा लग रहा था, लेकिन मैडम होश में आए तब ना। मैं इस टाइम और इतनी रात को मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बस मैडम को तरफ देख रहा था, मैडम को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम ना जाने किस बेहोशी में पड़ी हुई है। बिल्कुल बस उनकी दिल की धड़कन चल रही थी। बाकी देखने से दूर से लगता था कि मैडम इस दुनिया में है ही नहीं। और वही मैं अब डरता हुआ इंतज़ार करने लगा। मुझे अब कुछ इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा तो जी कर रहा था कि इसी वक्त मैं इस जगह से, फार्म हाउस से निकल जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन मैडम ने कहा था कि इस कोठी से, फार्म हाउस से निकलते ही तुम पर आफत आ जाएगी और मैं फिर बचा नहीं पाऊंगी। मैं अपने लिए भी अब चिंतित हो रहा था कि कहीं वो आत्मा लड़की जो मेरे शरीर के अंदर थी, वो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। मुझे अब यही डर लग रहा था और मैं अब मैडम के कमरे में इधर से उधर घूम रहा था, सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैडम को कैसे होश में लाऊं, मैडम के साथ में हुआ क्या। जब मैडम को होश आएगा तभी तो मैडम बताएगी, और मुझे उसका आसार नहीं दिख रहा था। इंतज़ार करते करते अब सुबह के 3 बज चुके थे और तभी एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। अब मैं आवाज़ की तरफ मुड़ा ना तो मुझे वही पागल आत्मा लड़की खड़ी नजर आई। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरा था। और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आशीष, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल लो। तुम बहुत बड़े अब खतरे में, बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो और तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है और तुम इस घर में भी सुरक्षित नहीं हो और ना तो बाहर सुरक्षित हो। और इसके बाद वो लड़की ना जाने कहाँ हवा में गायब हो चुकी थी। अब उसकी बात सुनकर के तो मैं और खौफ में आ चुका था। अब मैं अपने आप को एक तरह से खुद का कसूरवार मान रहा था कि ये पैसे के लालच मुझे ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुझे उतने पैसे में संतोष कर लेना चाहिए था, लेकिन लालच तो है बुरी बला ना। उस लालच में मैं अंधा हो चुका था। नहीं तो आज मैं अपने गांव में होता, अपनी बहन की शादी करवा रहा था। अब मैं इस जगह पर अब फंसा हुआ हूँ और पल पल ऐसा लग रहा था कि ना जाने किधर से कौन आत्मा आए और मुझे ख़त्म कर दे। ये घर में ऐसा ही कुछ डरावना माहौल मुझे महसूस हो रहा था। और उसी वक्त जैसे बाहर में तेज़ हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी और इसके बाद तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। मुझे लगा कि कहीं बाहर से आत्माएं तो इस घर के अंदर में नहीं आ रही। और मैडम को मैं ज़ोर ज़ोर से हिलाने डुलाने लगा कि मैडम उठिए, मैडम उठिए, आप होश में आ जाइए मैडम। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैडम का आँख एक झटके से खुल गया। हड़बड़ा के उठी वो और अपने आसपास देखने लगी, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि अभी वो जिंदा है। अब फिर मुझे देख करके थोड़ा संतोष की सांस लिया और कहने लगी कि तुम ठीक हो ना। मैं डरते हुए कहा कि हाँ मैडम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके साथ क्या हुआ। मैडम लग रहा था कि वो भी डरी हुई है और मुझे इशारा किया कि आप मेरे पास में बैठो। अब फिर ना मैं चाहते हुए मैडम के पास बैठ गया था। मैडम अपने जख्मों को देख रही थी, हाथ के जख्मों को, और देखते हुए कहने लगी, आशीष, आज तो खेल उल्टा हो गया। जिस आत्मा को मैं तुम्हारे शरीर के अंदर में
डाली थी वही आत्मा दोस्त निकली। उसने तो मुझ पर हमला कर दिया। वो तुम्हें भी मारनी चाहती थी और इसलिए मैं उस आत्मा से लड़ गई। अगर मैं उस आत्मा से नहीं लड़ती तो तुम जिंदा नहीं रहते और इसी वजह से मैं सारा ये नुकसान मेरे साथ में हुआ है। आशीष, ये जो आत्मा थी ना, बहुत दोस्त थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि इतनी दोस्त आत्मा हो सकती है। मैं एक से एक आत्माओं को काबू में किया है, लेकिन ये आत्मा जो तुम्हारे शरीर के अंदर में थी, ये सबसे शक्तिशाली। और देखो, सब कुछ तहस नहस करके, पूजा को भंग करके, और वो तुम्हें भी मारना चाहती थी, मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, इसलिए हम अभी तक जिंदा हैं। मैडम की आंखों में आंसू चमक रहा था। मैं उनका आंसू देख नहीं सकता था और मैडम को मैं बोलने लगा कि मैडम, छोड़िए ये सब, बहुत कुछ हो चुका है। आपके पास क्या पैसे की कमी है? आपके पास तो खजाना है, सब कुछ है आपके पास में। तो ये सब पूजा और आत्माओं को बुलाना अब बंद कर दीजिए। एक नॉर्मल ज़िंदगी को आप जी करके देखिए उसमें कितना मज़ा है। मैं यही सब बात अब मैडम को बोल रहा था और मैडम अपना सर झुकाए बस धीरे धीरे सर हिला रही थी। मतलब वो भी समझ चुकी थी कि हाँ, ये जो ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, ये सही नहीं है। पल पल इसमें खतरा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कुछ भी मालूम नहीं था। शायद मैडम को अब लगने लगा था और आखिरकार अब सुबह होने लगी थी। और जैसे जैसे सुबह हो रही थी, मैं थोड़ा जो घबराहट थी वो मेरा कम हो रही थी। अब मैंने उस आत्मा लड़की जो पागल थी, वो जो भी बात बोली थी, सब कुछ मैं अपने दिल के अंदर रखा था। मैंने मैडम को नहीं बताया था कि वो आत्मा लड़की मुझसे क्या क्या बोलती है आपके बारे में। अब मैं मैडम को इस चक्रव्यूह से अब आज़ाद करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैडम ये सारा काम बंद कर दे और एक नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत करे, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा था। सुबह हो चुकी थी। मैडम, जख्म तो ज़रूर था, लेकिन इतने गहरे नहीं थे। हाँ, उस टाइम जब मैं उनके चेहरे पर खून देखा था तो मेरा तो होश उड़ चुका था। अब मुझे लगा कि मैडम अब जिंदा नहीं है, लेकिन अब जो उनके हालात थे पहले से बेटर नज़र आ रहे थे। और जैसे ही सुबह हुआ, मैडम कहने लगी कि आशीष, अब हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं और फिर हम इलाज करेंगे, अपना इलाज करवाएंगे। और वही हुआ। हम अगले पल उनकी कार से, काली कार से निकल चुके थे। रास्ते में मैडम को मैं समझाता रहा कि मैडम जी, आप ये काम को अब बंद कर दीजिए, इसमें अब मुझे खतरा नज़र आ रहा है। लेकिन मैडम मेरी तरफ घूरते हुए कहने लगी, आशीष, जितना तुम आसान समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। इस लाइन में जो एक बार घुस जाता है ना, वो निकल नहीं पाता। अब मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं इतनी आसानी से इस लाइन से निकल नहीं पाऊंगी। अगर मैं निकलने की कोशिश भी करूंगी ना, तो मैं मारी जाऊंगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैडम जो कह रही है ना, सत्य ही कह रही है। और मैं फिर चुपचाप हो गया। मैं सोचने लगा था कि चलो मैडम सही हो जाए, इसके बाद आज ही मैं इस घर से निकल जाऊंगा और इसके बाद इस घर की तरफ, इस फार्म हाउस की तरफ कभी लौट के नहीं आऊँगा। और वही हुआ। हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए थे। डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद दोबारा हम फार्म हाउस आ चुके थे। मैडम अब अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं भी भूखा था और मैडम को भी कुछ खाने को ला के दिया। और इसके बाद मैडम कहने लगी, आशीष, तुम मेरे पास ही रहना, अभी खतरा टला नहीं है। वो आत्मा जो तुम्हारे शरीर में थी, इसी घर में कहीं न कहीं है और वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आशीष, तुम मेरे आसपास ही रहो और मेरी निगरानी करना। अगर तुम्हें जरा भी शक हो तो मुझे उठा देना, और इसके बाद मैं उस आत्मा को देख लूँगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आत्मा आज़ाद होने के बाद भी इस घर में क्या कर रही है। उसको तो इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए था। अब मैडम का आदेश था। पूरा दिन जो था बड़े
आराम से निकल चुका था। मैडम ने जैसा बताया था वैसा कोई भी आत्मा हमें नज़र नहीं आई, और उस आत्मा को तो मैंने अपने बगल में सोते हुए भी देखा था। बहुत ही खूबसूरत आत्मा थी। मेरी तो नज़रें उस पर से बिल्कुल नहीं हट रही थी। अब रात होने जा रहा था और मैडम अब उठ करके तैयार होने लगी थी। मैं पूछना चाहता था कि मैडम आज आप क्या करने वाली हो, लेकिन मेरी हिम्मत अब जैसे साथ नहीं दे रहा था और मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। मैडम फिर उसी रूप में जो काला कपड़ा था वो पहन चुकी थी और वो अपने गले में फिर वैसे ही सब माला धारण कर चुकी थी। हाथों में, उंगलियों में अब अंगूठियाँ भी धारण कर चुकी थी। अब मुझे देख करके कहने लगी, आशीष आज की रात थोड़ा भारी है। अगर आज की रात हम लोग विजय कर लिए तो समझो हमारा काम हो जाएगा। बस तुम थोड़ा साथ दो और तुम हिम्मत मत हारना, बाकी तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मुझे अब एहसास होने लगा था कि मैं अब बहुत बड़े खतरे के अंदर में फंस चुका हूँ। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जब तक मैडम ना चाहेगी मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगा। मैडम मेरे दिल की बात शायद समझ गई थी और कहने लगी, आशीष आज की रात मेरा साथ दे दो और इसके बाद सुबह ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। तुम्हें जहाँ जाना हो जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगा। बस आखिरी पूजा, और मैं इस पूजा को अच्छी तरह से करना चाहती हूँ और वो पूजा तुम्हारे सामने में होगा। मैं अब क्या कर सकता था? मैं तो इस जगह पर अब फंसा हुआ था। मैडम की हालत भी देख करके दया आ रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद मैडम डर नहीं रही थी। फिर दोबारा पूजा ना जाने आज क्या करने वाली थी। और इसके बाद वही टाइम, वही समय अब हो चुका था। 12 बज चुके थे रात का और हम लोग अगले पल अब पूजा घर में थे। अब मैडम जैसे जैसे बोल रही थी मैं सारा सामान पूजा का लगाती चला गया। दीपक जल चुका था। उस जगह पर मैं और मैडम, तीसरा व्यक्ति कोई था ही नहीं। और इसके बाद मैडम कहने लगे कि आशीष तुम अपनी आंखें खुली रखना और ज़रा भी कुछ संदेह होना तो मुझे आवाज़ दे देना। और इसके बाद मैंने वही बोला कि मैडम जी मैं अपना आंखें खुली रखा हूँ। मैडम अपना आंख बंद करके अब पूजा में खो चुकी थी। आधा घंटा पूजा होते बीत चुका था। सब तरह अभी शांति ही शांति थी और आखिरकार जिसकी मुझे कल्पना थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, वही अब होने जा रहा था। बाहर में फिर जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। भेड़िया जैसे आवाज़, सियार जैसे आवाज़ मुझे अब अपने कानों को सुनाई देने लगा था और लग रहा था कि बाहर में तेज तेज हवा चल रही है और उसमें से एक आवाज़ अलग थी। वो आवाज़ बहुत ही भारी, जैसे कोई बड़ा शैतान हो। आवाज़ जब वो करता तो दूर दूर तक शायद उसकी आवाज़ जाती और मेरे कानों को तो आवाज़ बहुत ही बुरा लग रहा था। और मैं मैडम को अब बोलने वाला था और तभी मैडम ने आंखें खोल दी और कहने लगी कि आशीष अपनी जगह पर स्थिर रखना, बिल्कुल शांत रहना। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन तुम डरना मत, मैं बाकी सब देख लूँगी। मैं मैडम के इस आश्वासन के बाद थोड़ा मन तो शांत होने लगा था, लेकिन डर जो था अंदर में अभी भी चल रहा था कि ना जाने अब कौन सा आत्मा इस जगह पर आने वाली थी। और वही आवाज़ जो बाहर सुनाई दे रही थी जानवरों की, अब लगने लगा कि उन्होंने पूरा फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया हो। और वही जानवरों की हुआ हुआ सियारों की आवाज़ अब सुनाई देने लगा था। अब बीच बीच में वो कर्कश भारी आवाज़ जैसे फिजा में गूंजने लगता था और जब भी आवाज़ जो शैतान था करता तो दहशत सी भर जाती थी। मैडम अपना पूजा में बिल्कुल ध्यान लगाई हुई थी। पूजा निरंतर चल रहा था और तभी एक जोर की आवाज़ हुई, जैसे लगा कि बाहर का मेन गेट किसी ने तोड़ दिया है और दरवाज़ा गिरने का आवाज़ भी हुआ।
मैडम की तरफ मैं देख रहा था। मैडम आंखें तो बंद की हुई थी, लेकिन कान उनका हर तरफ लगा था और मुझे इशारा किया कि बस शांत रहो, इस जगह से उठना मत। अब वो मेन गेट से शायद वो शैतान अंदर आ चुका था और उसकी भारी कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और उसी पूजा स्थल के बाहर जो गेट था, जो अंदर से हमारा बंद था, और उस जगह पर शैतान आकर के अब हुंकार भरने लगा था। बहुत ही कर्कश, बहुत ही भारी आवाज़ थी और मैडम अपनी आंख बंद किए हुए और उस पूजा में लीन थी और वो दरवाज़ा जैसे कोई खटखटाने लगा था। अब तो मैं बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि मामला शैतान का लग रहा था। जिस तरह से आवाज़ कर रहा था, मेन गेट तोड़ करके अंदर आ चुका था, तो ये दरवाज़ा उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। और मुझे लगने लगा कि कभी भी ये दरवाज़ा टूट सकता है और इसके बाद अब ना जाने इस जगह पर क्या होगा, मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगले पल मैडम ने आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली, सामने की तरफ एक धुआं सा दिखाई देने लगा था और उस धुआं में एक आकृति मुझे दिख रही थी। वो भी एक लड़की की आकृति, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी और मैडम की तरफ वो घूर कर देख रही थी। मैं जब उस आकृति को धुएं की तरह देखा ना, तो शरीर में दहशत हो चुकी थी और मैडम उससे अब बात करने लगी थी और कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हें बुलाया है अपना पावर के लिए, तुम मुझे असीम पावर दो और सुनो, सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको शांत करो। और जैसे ही मैडम ने आदेश दिया, वो धुएं में जो आकृति थी अब वो गायब हो चुकी थी। और इसके बाद जो पूजा स्थल के बाहर गेट पर जो दस्तक हो रहा था, वो दस्तक शांत हो चुका था। जैसे लगा कि किसी में हाथापाई हो रही हो। बाहर ऐसी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और इसके बाद लगा कि कोई घसीटते हुए कोई बाहर कोई लेके जा रहा हो। मैं तो दहशत में भरा हुआ था। मैडम अब आँख खोली हुई थी और लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रही थी, उनका ध्यान सामने की तरफ था। मेरा तो हर पल धड़कन दिल की बढ़ती जा रही थी कि अब ना जाने क्या होगा, अब ना जाने क्या होगा। वो शैतान उस आत्मा लड़की को, वो तो ताकतवर है और वो पछाड़ सकता है। लेकिन अगले पल जो दृश्य आया, मैं देख करके मन का थोड़ा शांति मिली थी। वो आत्मा लड़की अब भी धुएं में जैसे लिपटी हो और आंखें उसके अंगारे की तरह अभी भी चमक रहे थे और वो मैडम के सामने अब दिखाई दे रही थी। मैडम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया? वो भाग गया? तब उसने सर हिलाया और इसके बाद मैडम का जो पूजा था वो ख़त्म हो चुका था। अब फिर कहने लगे, आशीष उठ जाओ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रक्षा कवच अब आ चुका है, अब हम तो जो चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद मेरा दिल जो था, अब जो बहुत धड़कन बढ़ी हुई थी, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि बस सुबह तक, इसके बाद मैं इस फार्म हाउस में कभी रुकूंगा नहीं। और वही अपने दिल में दृढ़ संकल्प कर लिया था और मैं अगले पल मैडम के साथ उनके कमरे में था। अब मैडम अब खुश नज़र आ रही थी और कहने लगी कि वो मेरे से कहने लगी, आशीष, जिस शक्ति की मुझे ज़रूरत थी ना, वो शक्ति मेरे पास आ गई है, अब सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। मैंने पूछा कि मैडम, एक आत्मा लड़की अभी भी आपके पास है? तब वो कहने लगी, अरे उसकी कौन परवाह करता है, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन मैं उसका जो बात सुना था, वो मुझे चेतावनी दे रही थी कि आशीष, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। मतलब वो मेरा तो शुभ चिंतक थी, जैसा उसने मेरे साथ वो बात किया था। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि ये जगह अब मेरे लायक नहीं है, मुझे इस जगह से जितना जल्द हो सके निकल जाना चाहिए। और मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा। मैडम के चेहरे पर अब एक मुस्कान दौड़ रही थी, बहुत ही शांत नज़र आ रही थी, पहले की तरह। उसके अब चेहरे का रंगत जो था अब बदल चुका था। अब मुझे कहने लगी कि आशीष, आ जाओ, आराम कर लो, अभी सुबह होने में थोड़ा वक्त है, इसके बाद हम सोचेंगे कि अब क्या करना है।
मैं डरते डरते अब उस बिस्तर पर गया था, और जैसे ही बिस्तर पर गया थकावट में मुझे महसूस होने लगी थी, और ना जाने कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं। अगले पल जब मेरी नींद खुली ना, तो मैं देखा कि दिन चढ़ चुका है। घड़ी देखा तो 10 से ऊपर का टाइम हो रहा था। मैं मैडम की तरफ देखा तो मैडम पलंग पर थी ही नहीं। मैं तेजी से पलंग से उठा और सीधा ड्राइंग रूम की तरफ भागा। जब मैं वहाँ गया ना, तो मैडम ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी और कोई कागज़ को पढ़ रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तब मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आशीष आओ, मैं तो तुम्हें उठाई नहीं थी कि रात भर तुम परेशान रहे, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, आ जाओ बैठो। और इसके बाद वो कहने लगी कि आशीष मैं बहुत खुश हूँ, मेरा तो काम अब हो चुका है, मैं अब जो चाहे कर सकती हूँ, ऐसी आत्मा मेरे पास में आ गई है। लेकिन मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मैडम मुझे अपने घर जाना है, मेरी दोनों बहनें की शादी करनी है, तो क्या मुझे इजाज़त मिल जाएगी? मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुम जा सकती हो ना, चलो मैं कुछ देर के बाद मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ। लेकिन आशीष ध्यान रहे, शादी करो अपनी बहन की, लेकिन शादी करने के बाद एक बार तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। एक छोटा सा काम और रह गया है और वो भी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तुम आ जाओगे ना तो उस काम का मैं शुरुआत करूँगी और उसके बाद हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। मैडम ने मुझे कुछ पैसे भी निकाल के दिए और वो पैसे लाखों में थे और कहने लगे कि अपने बहनों का शादी धूमधाम से करो, किसी चीज़ का कमी मत होने देना। मैं मैडम के इस व्यवहार पर मैं खुश था और मैं सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके इस फार्म हाउस से निकल जाऊं। लेकिन निकला मैं, लेकिन देर से, दोपहर के बाद में। मैडम मुझे एक हाईवे पर छोड़ दिया था और कहने लगी आशीष यहाँ से कोई ना कोई साधन मिल जाएगी जो तुम्हें शहर की तरफ ले जाएगी। और वही मैंने किया। मैडम तो वहाँ से छोड़ करके वापस चली गई थी। मैं एक साधन का ज़रूरत था और साधन भी मुझे मिल चुका था। मैं अपने मजाकिया दोस्त के पास में गया। मजाकिया दोस्त तो बहुत परेशान था और एक तरफ से दारू का नशा भी करने लगा था। वो मुझे देख करके हैरान था और कहने लगा इतना दिन कहाँ रहे भाई, मैं तो समझा कि तुम्हारे साथ कुछ खेल हो चुका है, मैं अब क्या करूँगा। और तब मैं हंसते हुए कहने लगा अरे इतना जल्दी नहीं, इस दुनिया से मैं नहीं जाने वाला, अभी तो मुझे बहुत काम करना है, मुझे अपने गांव जाना है, बहनों की शादी करनी है और इसके बाद मैं दोबारा लौटूंगा तुम्हारे पास और तब देखेंगे कि हमें क्या करना है। मेरा दोस्त बहुत खुश था मुझे जिंदा सही सलामत हालत में देख करके। और अगले दिन मैं अपने गांव की तरफ निकल चुका था और कुछ उन पैसों में से काफ़ी कुछ अपने दोस्त को दिया था। अब बोला था कि दोस्त अब कोई मजदूरी का काम मत करना, अपने लिए कोई धंधा छोटा मोटा कर लो, अब मैं जब लौटूंगा तो उस धंधे को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद मैं अपनी शहर की ट्रेन पकड़ चुका था। मुझे जल्द से जल्द अपने गांव अपने घर जाना था और वही मैंने किया। मैं अपने घर जब पहुंचा ना तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, खुशी हो रही थी। मैं अपने गांव के दोस्तों को देख रहा था जो मुझसे मिल रहे थे और मैं जब अपने घर पहुंचा तो घर के लोग मुझे देख करके बहुत खुश हुए, खास करके मेरी दोनों बहनें। और फिर मैं सब कुछ अपने पापा से अपनी मम्मी से बताने लगा कि पापा मम्मी आप लोग पैसे की टेंशन मत लो, अब अपनी बहनों की शादी हम अच्छे घराने में करेंगे और धूमधाम से करेंगे। लेकिन पापा मम्मी मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि कैसे करेगा भाई, इतना पैसा कहाँ से आएगा। और तब मैंने उस पैसे का बंडल उनको दिखाया कि देखो मैं इतना कमा करके आ चुका हूँ। जब मैंने पैसे का बंडल दिखाया ना तो मेरी माँ बाप मेरी तरफ शक की निगाहों से देख रहे थे। अब पूछने लगे कि आशीष ये पैसा कहाँ से लाया है, कोई 2 नंबर का काम किया है, कोई डकैती किया है। मैं हंस कर कहने लगा नहीं माँ, ये मेरे खून पसीने की कमाई है और आगे भी ऐसा होगा। पहले मैं अपने बहनों की शादी कर दूं और फिर मुझे एक बार शहर जाना है
इसके बाद जब लौटूंगा ना तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर पर ही रहूँगा और यहीं पर कुछ बिजनेस करूँगा। मैं सब कुछ अपना दिल की बात अपने मम्मी पापा को बता चुका था। अभी भी मम्मी पापा हैरानी से देख रहे थे। आखिरकार रात हुई। मैं अपने पुराने बिस्तर पर जा गिरा था। नींद आ रही थी, थकान हुआ पड़ा था और मैं नींद में अब खोया हुआ था, सो चुका था। अचानक जैसे लगा कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ हो। मेरी तो जैसे नींद 1 मिनट में उड़ गई। आज जब मैं उठा और देखा तो मुझे तो इतनी हैरानी हुई कि आज तक नहीं हुई थी। मैं क्या देख रहा हूँ कि वही पागल आत्मा लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी, आंखें बंद किए हुए जैसे सुकून की नींद सो रही हो। उसकी जो शक्ल थी बिल्कुल एक भोली भाली लड़की की तरह लग रही थी, जैसे वो पूरे दिन काम करके आराम कर रही हो, सुस्ता रही हो। मुझे उसका चेहरा उस टाइम बहुत ही प्यारा लगा। अब मैं उसको जगाना भी नहीं चाहता था और मैं अब कोशिश करने लगा कि मैं भी नींद में सो जाऊं और अगली सुबह जब कभी आएगी तब मैं पूछूंगा कि तुम यहाँ तक कैसे आई। लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ और कुछ ही देर के बाद वो आत्मा लड़की ने आंखें खोल दी और मुझे देख करके मुस्कुराई और कहने लगे कि आशीष, मैं तुम्हारी वजह से आज उस घर से, उस फार्म हाउस से निकल पाई हूँ। अब मैं उस मैडम से आज़ाद हो चुकी हूँ। सब तुम्हारी कारण हुआ। लेकिन आशीष, मैं रहूँगी तुम्हारे पास में, तुम्हारी देखभाल करूँगी, तुम्हें खतरे से बचाने की कोशिश करूँगी। मैं डरते डरते पूछने लगा कि अब मुझ पर कौन सा खतरा आने वाला है। तब वो आत्मा लड़की कहने लगी, आशीष, अभी तो तुम खतरे से घिरे हुए हो, अभी खतरा टला नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि लड़की जो भी बात बोली है आज तक सत्य नहीं हुआ। हाँ, मैं उसको समझाते हुए कहने लगा कि देखो, आपने जो भी बात कहा अभी तक सत्य नहीं हुआ, तो आप मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। आपको घर चाहिए, वो घर मिल चुका है। आप जहाँ रहना चाहे रह सकती हो, लेकिन मेरे नज़दीक आप आने की कोशिश मत करना। हाँ, वही मैं उस आत्मा लड़की को समझा दिया था। लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि आत्मा लड़की मेरे पास इतनी दूर से चलकर आई है, क्यों आई है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अब सोच लिया था कि बस एक आखिरी बार उस जगह पर जाऊंगा और फिर कभी भी उस जगह पर दोबारा नहीं जाऊंगा। जब मैडम का वो काम पूरा हो जाएगा तब मैं लौट आऊँगा और तब तक शायद ये आत्मा मेरे घर में ही रहेगी। और ऐसा ही हुआ। मेरी अब बहनों की शादी हो चुकी थी। अब मैं घर में अपना आराम कर रहा था और दोपहर का वक्त था, गर्मी का टाइम था। अब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा मैडम के ख्यालों में खोया हुआ था। उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने झलक रहा था और वो आत्मा लड़की काफ़ी दिनों से मुझे नज़र नहीं आई थी और अचानक दोपहर के टाइम में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई अचानक दिखाई दी। और तब मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे कमरे में क्यों आती हो, तुम तो आज़ाद हो चुकी हो, तुम्हारा इच्छा जहाँ जाके रहो। और तब वो लड़की कहने लगी कि मैं मैडम से आज़ाद हो गई हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुम्हारे पास मुझे सुरक्षा मिलता है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहूँ, नहीं तो मुझे भी खतरा है। मैं एकदम हैरान था कि कैसा खतरा। तो कहने लगी कि वो शैतान की आवाज़ तुमने सुना था ना, वो शैतान मुझे काबू में करने की कोशिश करेगा। मैंने बोला कि वो तो शहर का मामला है, हम तो गांव में आ चुके हैं। और तब वो कहने लगी उसके लिए शहर और ग्राम अलग नहीं है, जब चाहे वो हमारे पास में आ सकता है। लेकिन मैं इन चीज़ों से बहुत ऊब चुका था। अब मैं कहने लगा कि मैडम, आप मुझसे दूर रहने का कोशिश कीजिए और कृपा करके मुझे तो दिखाई मत देना। आप आत्मा हो, अपना सुरक्षा अपने आप करो, मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद मैं उसी घर में, अपने घर में 3 महीने तक रुका था। और इसके बाद मैं एक बार मन में विचार आया था कि शहर की तरफ चलूं, मैडम की याद मुझे सता रही थी। लेकिन मेरी अंतर आत्मा कह रही थी कि नहीं आशीष, उस जगह पर
आपको नहीं जाना है। अगर इस बार में गए तो दोबारा लौट के नहीं आओगे। और एक अंदर डर, एक दहशत भर गई थी। अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखने लगा था। मुझे लगने लगा कि मुझे इस घर से दूर अब जाना नहीं चाहिए। अब तो मेरी बहन भी नहीं है उनका सेवा पाने के लिए, तो मुझे इसी घर में रहना चाहिए। इसके बाद मैं मैडम का जो शक्ल था भूलने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशीष जी की। कैसी लगी आपको स्टोरी? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज है आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है। मैंने भी कोशिश किया है आप लोगों का मन बहलाने का इस स्टोरी के माध्यम से। ये जो चैनल है ना, आप ही का है, और इस चैनल को आपकी प्यार की ज़रूरत है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम एक अलग कहानी में कल आपसे मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।